head by our principal, and I am to be honored to be part of APS. My topic of presentation is anti-drug awareness program according to APS policy. सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछना है कि ड्रग्स क्या है, आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन है ड्रग्स के बारे में? Anyone of you? सर ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। ये डायरेक्टली जो है आपके नर्वस सिस्टम को, मतलब आपके जो हमारे अंदर फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, उन पे अटैक करते हैं। यस, आपका आंसर सही है। लेकिन ड्रग्स ओके, ड्रग्स को हम मेडिकली यूज कर सकते हैं ताकि हमें कोई फायदा हो, कोई हम मेडिसिन यूज करें तो हम इस कंपेयर टू अदर एडिक्टिव ड्रग्स में फायदा भी हो सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर ड्रग्स की भी टाइप्स होती है सर, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं सर, ये हार्मफुल ड्रग्स भी हो सकते हैं और ये उसमें भी आ सकते हैं, यूजफुल ड्रग्स भी हो सकते हैं सर। इसकी भी टाइप्स होती है, ट्रांसक्यूरेंट्स होते हैं, सेडेटिव्स होते हैं, फिर आप उसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है आप कितने में लेते हैं और किस फॉर्म में लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन आई थिंक ओवरऑल ड्रग्स हमारे पास जो मेडिकल में सब कुछ है ये ड्रग्स है। अगर फायदा दे दे तो वो मेडिसिन है, अगर एंटी हो जाए मतलब इलाज है एक्सटर्नल एजेंट्स जो आप बॉडी से करते हैं वो सारे ड्रग्स हैं। तो ड्रग्स आप लोगों को पता चल गया कि ड्रग्स है क्या चीज, और वो चीज एक्चुअली emotionally through the structure appropriate of pedagogical learning activities and is directing programs well-being as well as academic outcome. APS ने हमारे पास देखे three types of centers हैं, teacher centers, teacher student centers और child centers। तो सबसे पहले जो टीचर सेंटर इसमें से टीचर्स ही आ रहे हैं, चाइल्ड सेंटर इसमें से चाइल्ड ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर सेंटर्स, इसमें ये दोनों ही आएंगे। तो हमने चाइल्ड सेंटर बनाए हुए हैं इनके लिए, हमने यहाँ पे इनको हर फैसिलिटीज दी हुई है ताकि जो नेगेटिव एक्टिविटीज है इनकी एक्टिविटी मतलब कमिंग इनके फ्यूचर पे जितनी भी हमारे पास जो फैमिलीज आएंगे, इसके बाद कोई दूसरी मतलब इस तरह कंडीशन आएगी जो हमें फ्यूचर में इसका सामना पड़ेगा, जो हमारे लिए हमारी स्टडी पे, हमारी कमिंग पॉपुलेशन पे इस पे असर होगा। तो इनके लिए इंटेलेक्चुअली, इमोशनली जो हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज है करा रहे ताकि फिजिकली फिट रहे, और इनका असर किस चीज पे होगा, हमारी स्टडी पे होगा कि स्टडी हमारी किस तरह होगी। अगर हम नेगेटिव एक्टिविटी सारों से दूर रहेंगे तो हमारी एक्टिविटी मेरी एकेडमिक सेशन पे, आउटकम पे बहुत अच्छा असर रहेगा। एक मिनट आगे नहीं जाना है। Child centered approach as a key priority to whole school program, as children should be enabled to grow intellectually and emotionally through structured and appropriate psychological learning activities. इस चाइल्ड सेंटर जो अप्रोच क्या है? यस सर, चाइल्ड सेंटर अप्रोच ये है कि हम बच्चों को इस तरह फेवरेबल एनवायरनमेंट दे दें ताकि इनमें जो इनकी यहाँ पे देव इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, जो फिजियोलॉजिकली जो इफेक्ट इनके आ रहे हैं ताकि इनमें कोई इफेक्ट ही ना आए। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसकी इस्लाह करूंगा। चाइल्ड सेंटर अप्रोच वो अप्रोच होती है कि जिसमें हर काम बच्चे से करवाया जाता है, जिसमें हर काम बच्चे से करवाया जाता है। हमारी तवज्जो का मरकज जो है वो बच्चा है। अगर हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो उसका मकसद ये होगा कि स्कूल के अंदर सारी होने वाली एक्टिविटीज में जो मरकजी किरदार है वो बच्चा है। बाकी टीचर, प्रिंसिपल, सेक्शन हेड्स या जितना भी हमारा सपोर्ट स्टाफ है वो सारे का सारा जो है फैसिलिटेटर है, वो सारे का सारा फैसिलिटेटर है। असल जो सेंटर्ड है, जो मरकज है वो बच्चा है। सर ने मुझे जो टॉपिक दिया था वो है को करिकुलम एक्टिविटीज। अच्छा, फिर ये समझते हैं कि को करिकुलम एक्टिविटीज सुल्तान साहब की खास घर में आप मुखातिब करूंगा हर बात में। सर हम ये कहते हैं, मोहिब साहब, सर हम ये कहते हैं कि को करिकुलम एक्टिविटीज सिर्फ स्पोर्ट्स हो, मतलब स्टडी के साथ स्पोर्ट्स। को करिकुलम एक्टिविटीज में हर वो एक्टिविटी आती है जो आप बच्चे को मतलब ग्रूमिंग के तौर पर करवाते हैं। बच्चा ग्रूम हो जाए, किसी भी माशरे का फेस करे, किसी भी स्टेज का फेस करे,
चाहे वो स्पीच कंपटीशन क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे बैडमिंटन क्विज वगैरह क्यों ना हो, चाहे स्पोर्ट्स वगैरह क्यों ना हो, स्पोर्ट्स तो इसमें सबसे पहले आते हैं। बाकी ऐसी सारी एक्टिविटीज आती है कि जिससे बच्चे की ग्रूमिंग हो जाए, इसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाए, इसको हम को करिकुलम एक्टिविटीज कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, को करिकुलम एक्टिविटीज आर द डिजाइन एज ए पार्ट ऑफ द होलिस्टिक एजुकेशन प्रोग्राम। एजुकेशन को दूसरे एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट करते हैं। होलिस्टिक ये चीज है कि एजुकेशन के साथ आप ऐसे एक्टिविटीज करें कि आप मतलब ये ना करें कि बस मेरा काम सिर्फ इस लाइफ में एजुकेशन करना है, हासिल करना है, दूसरा मतलब आप बोर ना हो जाए अपनी लाइफ से कि बस मैंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बस ये मैंने करना है, 15-20 साल मैंने ये करना है। मतलब इसके साथ आप और एक्टिविटीज अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ जो है वो मतलब आपके लिए जो इजी हो जाएगी, आप इंटरेस्ट लोगे वो अपने। दूसरा, टू डेवलप द गुड रिलेशन एंड कंप्रिहेंशन नॉलेज एंड स्किल्स। मेन बात है आपके अंदर वो जो स्किल्स है वो क्रिएट हो जाएंगे, जो आपके अंदर वो जो स्किल है वो डेवलप हो जाएंगे। स्किल है आपके अंदर लेकिन कोई दूसरा या कोई आपका टीचर या कोई मास्टर इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो ये जो आपकी स्किल है ये जाया हो जाएंगे। तीसरा, टू जनरेट द अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज suited for the recreational, emotional and social interests and needs। मेन चीज ये है टू जनरेट द अपॉर्चुनिटीज। हम बार बार स्पोर्ट की बात करते हैं। सुल्तान साहब ने पहले भी मुझसे एक कहते थे कि सर एक बल्ला है, 2 गेंद है, आगे हम क्या करें। तो जहाँ भी स्पोर्ट्स हो रहा है बेशक तहारत जो है वो ईमान का निस्फ हिस्सा है। ठीक है, अहादीस मुबारका से साफ वाज़ेह हो रहा है कि हमारे जो ईमान का आधा हिस्सा है वो तहारत और सफाई में। तो आज जो टॉपिक मुझे प्रिंसिपल साहब की तरफ से मिला है वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ही है। मेरा नाम नज़ीर अहमद है और मैं आज आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी आगाही फराहम करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो है, जैसे आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वेस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि असल में वेस्ट होते क्या है, और इसके बाद दूसरा जो है इसमें हम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि इनको हम मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेस्ट जो है इस वक्त हम सिर्फ सॉलिड वेस्ट को टारगेट करेंगे। वैसे तो कई टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैं, असरात भी है ग्लोबल वार्मिंग जैसे, और इसके अलावा जो है ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, और इस तरह की दूसरी भी कहीं इन्वायरमेंटल चेंजेस आपने इसमें देखे होंगे। तो फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नाम से जाहिर है कि ये हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म में जो वेस्ट होंगे उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सॉलिड वेस्ट इज डिफाइंड एज एनी अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल और नॉन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड यहाँ पे नहीं है, ये इनसॉल्युबल है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इनसॉल्युबल मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम municipal garbage to industrial waste that contain complex and sometimes hazardous substances। सॉलिड वेस्ट में हमारे पास वो तमाम किस्म के वेस्ट आते हैं जो घरेलू हाउस होल्ड वेस्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे पास सोसाइटी में हमारे पास जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, ठीक है, हाउस होल्ड आ गए, जो बाहर गलियों में जो होते हैं वो म्यूनिसिपल हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, और ड्रेनेज के जो हवाले से जो ड्रेनेज में हमारे पास लिस्ट होते हैं वो भी म्यूनिसिपल के रेंज में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात हो रही है, जो हमारे पास हेजर्डियस केमिकल प्रोड्यूस जो क्या कहते हैं कमर्शियल साइट से, फैक्ट्रीज से, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो हमारे पास आ रहे हैं वो यहाँ पे हम ज़्यादा उनको स्ट्रेस आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के बारे में हम जान चुके हैं कि ये हमारे पास तमाम वो नॉन लिक्विड वेस्ट होंगे, ठीक है, जो सॉलिड की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होंगे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि स्कूल एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें हमारे पास एक सफाई का फैक्टर होना लाजमी है। ठीक है, किसी भी माहौल का इफेक्ट साइकोलॉजी के ऊपर होता है। अगर स्कूल में तहारत और सफाई नहीं यूज नहीं कर सकते। टू एलिमिनेट ये हमारे पास हो गया, टू शेयर मींस ऑफ डिपॉजिटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, हमें वो मींस जानने हैं, 2 चीजें हैं, डिपॉजिटिंग और डिस्पोजिंग। वेस्ट किस तरह हमने उसको डिपॉजिट करना है, ठीक है, किस तरह हमने उसको जमा करना है, कलेक्ट करना है, फिर किस तरह से वो जमा शुदा वेस्ट को हमने डिस्पोज करना है। ठीक है, तो
ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू प्रमोट वेस्ट मिनिमाइजेशन इन स्कूल, होम एंड कम्युनिटी, हमें प्रमोट करना है, हमने और लोगों को साथ में मिलाना है, हमने इसको एक अवामी मसला बनाना है ताकि सारे लोग हमारे साथ मिलके जो है इस आफियत का सद्भाव कर सके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सॉलिड है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, ठीक है, बिजनेस कमर्शियल दोनों आ जाते हैं, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स ABPs, ठीक है, और बायोमेडिकल वेस्ट, बल्की वेस्ट, ठीक है, इन सब की एग्जांपल हमें स्कूल में मिलेगी। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, हमारे पास जो है डिफरेंट कलर कोडेड नोटबुक्स नोटबुक्स बच्चे उसको पढ़ते हैं, वो होता है। अब उसमें ये होता है कि जो ही बच्चों के पास वक्त हो तो टीचर का काम है, हम टोटली डिपेंड ना करें सैनिटरी वर्कर पे, वो आके रैपर्स उठाएगा, बच्चे चले वो एक एक दो रैपर्स उठा के डस्टबिन में डाल। सर इसका बेसिक जो बाकी जगहों पे ये होता है, वो डाइनिंग एरिया में फिक्स करते हैं कि आपके यही लंच एरिया है, इससे बाहर आप लंच नहीं करेंगे, तो वो लंच एरिया आप क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, या सिर्फ एक लॉन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या 2 लॉन्स को, मतलब वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, तो ये हम कर सकते हैं। और यही बेहतरीन स्ट्रेटेजी बेहतर ये है कि ब्रेक के बाद ब्रेक एंड हो तो टीचर कोई एक दो क्लासों को लेकर उनसे कहे चलिए एक रैपर्स उठा के आप डाल दें इसमें। बिल्कुल, ये एक अच्छा क्लासरूम में देखिए अक्सर आप देखते हैं क्लासरूम में बिखरे पड़े होते हैं, बच्चों से कहें करेंगे क्लासरूम से रैपर्स उठाएं और डस्टबिन में डाल दें। जी सर, ताकि वो पहले से सफाई बरकरार रहे, इस तरह स्टूडेंट जिम्मेदार रहेंगे क्योंकि फेंकते भी वही हैं। फिर तीसरा उसमें ये स्टूडेंट की आदत डाल दें तो वो रैपर्स को इस तरह ऊपर न फेंके बल्कि डस्टबिन में फेंके, ताकि वो इस तरह बड़े होते जाएंगे, उनकी आदत हो जाएगी। अब जर्मनी से एक हमारा शख्स आया था, तो वो जब पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंचा है वो सिगरेट पी रहा था, उसने कहा यार आज मैं खुले इस तरह फेंकूंगा सिगरेट को, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में आप कोई चीज इस तरह फेंक नहीं सकते, वहाँ पे सिगरेट पी नहीं सकते, आप रोड पे गली पे या खुली उसकी प्रॉपर जगह पे जाके आप पब्लिक वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे आप स्मोक भी नहीं कर सकते। As you all know, I'm Nisa Shirani from senior section. ये डॉक्यूमेंट फाइल में आप लेके सेक्शन एट फाइल कंप्लीट करके अपने सिग्नेचर करके एडमिशन फाइल पे एडमिशन फॉर्म पे तो क्लर्क के हवाले कर देते हैं। हमारे ऑफिस की फाइलों का हाल ठीक नहीं है। मैं पिछले 1 साल से सेक्शन एट से कह रहा था कि टीचर्स जो बच्चे उनके पास मौजूद हैं उनकी फाइलें चेक कर रही हैं, इनमें क्या क्या कमी है। फॉर्म भी मौजूद है, फादर मदर का CNIC मौजूद है, ये सारी चीज़ें इसमें सेक्शन एट की जिम्मेदारी है कि फाइल कंप्लीट करके क्लर्क के हवाले। अब 10th के बच्चे हैं, 10th की बच्चे फाइलें नहीं मिल रही हैं, ताकि उन्होंने 9th का इम्तिहान भी दिया, एजुकेशन भी हुई, उसके बावजूद भी फाइलें नहीं मिल रही। इसमें ज़रा आपने ये देख लेना है। बाकी ये जो अगला बुलेट है, टॉपिक है, इलेक्ट्रल केसेस और बाकी जो ऑनगोइंग प्रोसेस ट्रांसफर केसेस में ये जारी रहते हैं, पूरा साल ही जारी रहते हैं, इसके लिए कोई महीना मुद्दत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि मतलब जो एज लिमिट होता है, हर क्लास के लिए एज लिमिट होता है। नेक्स्ट मैंने स्लाइड में बताया है कि मतलब अगर कोई बच्चा अंडर एज है, इसको फिर जो जिस क्लास में वो एडमिशन लेना चाहता है, हमें ये करना चाहिए कि इसको थोड़ा लोअर क्लास में रख ले, क्योंकि वो फिर आगे जा कर के बच्चों के साथ इसका अंडरस्टैंडिंग सही नहीं आ जाता, और कोई बच्चा तो गार्ड गिफ्टेड होगा, वो तो बेशक हम रख सकते, लेकिन बाकी बच्चे अगर वो अंडर एज है, हम इसका एज कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप इस क्लास के लिए वो नहीं हो, तो इसको हम लोअर क्लास में रखेंगे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। एवरी चाइल्ड desirous of admission has to get registered for an admission test. A non-refundable fee of our जो हमें admission form है, admission test detail according to the class for which admission is required. सबसे पहला जो required documents है वो है registration form, वो ऑफिस में होनी चाहिए। दूसरा है admission form, वो ऑफिस में होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है एडमिशन टेस्ट के डिटेल, मतलब जिस क्लास के लिए बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो डिटेल मतलब ऑफिस वालों के पास या क्लर्क ऑफिस के पास होना चाहिए, वो ताकि वो पेरेंट्स को मुहैया कर दे। नेक्स्ट
इवेंट्स। पहला है रजिस्ट्रेशन, प्रोस्पेक्टस इशुएंस, इशू ऑफ एडमिशन का वो फरवरी के सेकंड वीक में सब इशू होना चाहिए। नेक्स्ट है एडमिशन टेस्ट इंटरव्यू, वो फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च में मतलब हम इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट, वो थर्ड वीक मतलब मार्च के थर्ड वीक में हम डिस्प्ले करेंगे अपने नोटिस बोर्ड पे। और नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स गार्डियंस अबाउट कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज थ्रू होम पोस्ट etc। मतलब जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स को हम फोन के जरिए भी बता सकते हैं या इससे कोई लेटर पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एडमिशन फोल्डर, मतलब एडमिशन फोल्डर हर स्टूडेंट का अलग अलग फोल्डर होना चाहिए कलर के पास के, इसमें इसके साथ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमें मुझे क्यों रोका गया है या मुझसे ये बात क्यों पूछी गई है, ये हमारा सियासी मसला है। बस ये थे कौम कि हम खफा हो जाते हैं। ये जो स्कूटी वाले लोग खड़े होते हैं, बाजारों में होते हैं, गेटों पे होते हैं, ये हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। इन्हें कोई शौक नहीं है कि इतनी बड़ी बंदूक उठा के गेटों पे खड़े हो जाएंगे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी शनाख्त करवाएं। जब भी हम गेट पे आएँ हम अपनी शनाख्त करवाएं और स्कूटी अमले से ताउन करें। तो ये आपने बच्चों को भी बताना है, स्टूडेंट जब आएंगे, अभी भी स्कूल खुला है, स्कूटी अमले से आप ताउन करें। आज हमारे 3 टॉपिक्स भी हैं। एक एडमिशन पॉलिसी हुई है, वो सर शाफात ने बयान की है, उससे बड़ा कुछ हमने सीखा है कि AP सेक्स में एडमिशन किस तरह होते हैं, बच्चों की किस क्लास में क्या उम्रें होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक जो था वो था असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन पॉलिसी, मिस ज़ेबन नसा ने बयान की है। इससे हमें पता चला है कि AP सेक्स में असेसमेंट और एग्जामिनेशन पॉलिसी क्या है और कौन सी हमारी असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूस है और कौन सी टर्म वाइज हैं। इससे भी हमने बड़ा कुछ सीखा है। तीसरी सर नज़ीर की हुई है ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले पता नहीं थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो वो हमें पता चल गई हैं, कुछ चीज़ें हमारी रिवाइज हो गई हैं। ये हमारा जितना भी AP सेक्स का लिटरेचर था, इसको हमने अलमारी से निकाल के इसलिए टीचर तक लाया है कि AP सेक्स के साथ मुंसलिक जितने भी इस्तिज़ा हैं उनको पता होना चाहिए कि AP सेक्स का लिटरेचर क्या है और वो क्या कहता है। अब जिस टीचर को हमने जो भी जिम्मेदारी दी हुई है, जब भी कहीं एक्टिविटी होगी, अब अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस टीम को हेड करेंगे नज़ीर साहब। वो टीम जब बनेगी तो इनके जो हेड होंगे वो नज़ीर साहब होंगे। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डे आता है तो उसकी प्लानिंग भी ये करेंगे। उसके बाद असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन है तो इसको मुसलसल स्टडी करेंगी मिस ज़ेबन नसा। जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि AP सेक्स की असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन पॉलिसी क्या है, तो हम ज़ेबन नसा से पूछेंगे कि ये पॉलिसी हमें क्या कहती है। उसके बाद एडमिशन पॉलिसी है, तो एडमिशन पॉलिसी के हवाले से जब भी बात होगी तो शाफात साहब से हम पूछेंगे AP सेक्स की एडमिशन पॉलिसी क्या कहती है, क्योंकि जब हम भूल जाएंगे